आगे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब, टोटल का मतलब है, अरे टोटल का क्या मतलब होता है? हाँ, टोटल का मतलब होता है टोटल। क्या मतलब होता है टोटल का? टोटल। और इंटरनल का क्या मतलब होता है? इंटरनल। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन, यू कैन से कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ठीक है, नो रिफ्रैक्शन, ज़ीरो रिफ्रैक्शन। लाइट 100% रिफ्लेक्ट जो होती है वो सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में होती है। ठीक है, इसके होने की कंडीशन क्या है? जो हमारा मिरर है ना वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं देता, याद रहे। ठीक है, कुछ पार्शियल लाइट या तो मिरर में एब्जॉर्ब हो रही होती है, या ट्रांसमिट हो रही होती है मिरर से, या रिफ्रैक्ट हो रही होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी, कोई बता सकता है मुझे? कि रे ऑफ लाइट, पहली कंडीशन इसके होने की ये है कि रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम कहाँ से कहाँ? डेंसर टू रेयर मीडियम। आपसे कंडीशन पूछेगा तो पहली कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और दूसरी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन हैं। ठीक है, इसके होने की ये दो कंडीशन हैं। मान लो सपोज ये वो बाउंड्री है, यहाँ पे ये मीडियम क्या है हमारा? रेयर मीडियम है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है? ठीक है, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पे कोई पॉन्ड है, वाटर, पानी का पॉन्ड। पॉन्ड मतलब पानी का ही होता है यार। ठीक है, तो ये पॉन्ड है और यहाँ पे कोई बल्ब जल रहा, बल्ब, लाइट इस पॉन्ड से बाहर आ रही है, पॉन्ड की सरफेस से। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा? इस बल्ब से जो रे निकलेगी वो सीधे निकल जाएगी। पॉइंट A1 पे इंसिडेंट हुआ है, होगा ना? और अगर यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर। तो क्या होगा? बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कहाँ पे लिया मैंने इंसिडेंस? पॉइंट A2 पे। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। I ज़्यादा होगा तो R ज़्यादा होगा। I कहाँ ज़्यादा होगा? आगे वाले पॉइंट पे जब गिरे तो ज़्यादा एंगल पे गिरेगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो I अगर हम यहाँ आगे वाले पॉइंट के लिए रे को देखते चले जाएं, I बढ़ता चला जाए तो R बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा पॉइंट रीच करेगा यहाँ सरफेस पे जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए, इतना हो गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना बन जाए? 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को तब C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C से। तब ये एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो क्रिटिकल एंगल जो है डेंसर मीडियम में बना हुआ वो एंगल है जिस एंगल के लिए रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब लाइट जो है, मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पॉइंट A1 से लेके A3 तक बल्ब की रोशनी जहां भी गिर रही होगी वो बाहर आ रही होगी। बल्ब से जो लाइट है वो
A1 पॉइंट A1 से लेके पॉइंट A3 तक, यहाँ तक बाहर आ रही होगी। A3 के आगे जिस भी पॉइंट पर लाइट गिरेगी उस पॉइंट के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो फेल हो जाएंगे, लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, नो रिफ्रैक्शन। अब यहां पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना शुरू हो जाएगा। A3 के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना शुरू हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। जो स्नेल लॉ वैलिड है वो कहां तक वैलिड है, पॉइंट A1 से पॉइंट A3 तक। उसके बाद स्नेल लॉ वैलिड नहीं है। क्या लगेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, ठीक है। 100% रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। ये घटना क्या कहलाती है, TIR कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। जब डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उसी मीडियम में। इसको हम TIR कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्या लिखेंगे हम यहाँ क्रिटिकल एंगल में, क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं ना। क्रिटिकल एंगल में क्या लिखोगे, क्रिटिकल एंगल अगर पूछ ले व्हाट इज क्रिटिकल एंगल तो क्या लिखोगे, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे इन डेंसर मीडियम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ, तो देखो रे जो है किसी भी मीडियम में कितने एंगल तक गिर सकती है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है, 0 डिग्री है रे। नागिनी छोकरे नॉर्मल से निकालते हैं एंगल, कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0 डिग्री है। तो 0 से यहाँ पे I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर 90 डिग्री पे रे इंसिडेंट हो जाए तो कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, क्यों नहीं होगी रे, क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। पाथ को रिवर्स कर दो ना इसको। अगर रेयरर मीडियम से दो मीडियम की बाउंड्री पे, दो मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर रे बाउंड्री के अलोंग ग्रेस करती हुई इंसिडेंट हो जाए तो कहाँ को मुड़ेगी, हमेशा डेंसर मीडियम की तरफ को मुड़ेगी हमेशा। किस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे। अगर ऐसे ग्रेस करती हुई इंसिडेंट हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अब ये है क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, पाथ को रिवर्स कर दोगे, C पे गिरी क्रिटिकल एंगल पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। किस मीडियम में होगा रिफ्रैक्ट, डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, डेंसर में को जाएगी। समझ ले मेरी बात को, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, the angle of incidence in denser medium for which क्या, angle of refraction in rarer medium is 90 degree, comma is called critical angle, is called critical angle. It is denoted by C. It is denoted by C. ठीक है, इसको हम C से डिनोट करते हैं बच्चों। नाउ मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो इस क्रिटिकल एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहीं भी स्नेल्स लॉ लगा दूं, स्नेल्स लॉ वैलिड है कहाँ तक, ओनली पॉइंट A3 तक। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों,
कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या? बोलो जल्दी से। म्यू म्यू डी अपॉन म्यू आर नहीं रे बेवकूफ इंसान, म्यू टू अपॉन म्यू वन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी जा रही है अपॉन आ रही है। सेकंड मीडियम कौन है यहाँ? म्यू टू कौन है यहाँ? ये है म्यू आर, ये है म्यू टू सेकंड मीडियम। तो म्यू आर अपॉन म्यू टी, ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू सी है, यानी क्रिटिकल एंगल है, देन आर इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहां रख दो, तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैंने क्या बताया, क्या होता है? म्यू डी अपॉन म्यू आर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो इसे नीचे ले गया, तो साइन 91 हो गया, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या है यहाँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, या फिर म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन सी, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल एंगल आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम whose critical angle is, whose critical angle is 30 डिग्री। लाइट की स्पीड बतानी है उस मीडियम में जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और सबसे पहले म्यू निकाल लो। म्यू क्या हो गया? 1 अपॉन साइन सी। साइन सी कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना? हाफ रखोगे यहाँ पे तो 2 हो गया म्यू, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई? सी अपॉन म्यू, ठीक है, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 2, यानी कितनी आ गई? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 किसने लिखा है? ये 8, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। क्लियर बच्चों? हाँ, एक क्वेश्चन आज यहाँ से मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन और करें, लिखें क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आप तक कोई लाइट ना पहुँचे। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेसल containing a liquid of refractive index 5/3. A person is viewing the source from the above surface. There is an opaque disc. Opaque का क्या मतलब होता है? जिससे लाइट पास ना करे। Of radius 1 centimeter floating on the surface. The center of the disc lies vertically above the source S. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. What is the maximum height of the liquid for which the source cannot be seen at all? क्या आप हमें बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ सकता है? क्यों जी? हमारे एक वेसल में बॉटम पे, वेसल के बॉटम पे बल्ब है। वो बल्ब हमें कब दिखाई देगा? जब लाइट उस बल्ब से हमारे पास तक पहुंच रही होगी, तभी हम उसे सीन कर पाएंगे। सोर्स को हम ये सीन कर पाते हैं तो लाइट हमारे पास पहुंच रही तभी ना सीन कर पाएंगे। बल्ब से हमारे पास आ रही है तो बल्ब हमें कब नहीं दिखाई देगा? बल्ब को दिखाई नहीं देना है तो बल्ब कब नहीं दिखाई देगा? जब लाइट हमारे पास ना पहुँचे, ठीक है। बल्ब कहाँ है?
डेंसर मीडियम में है। तो आप जरा बुद्धि के तार खोल के आंसर कर क्वेश्चन कर सकते हो। क्रिटिकल एंगल अभी अभी हमने पढ़ाया है। लाइट कहाँ तक आती है? बाहर मीडियम में निकल के। डेंसर मीडियम में है बल्ब, डेंसर से रेयर कहाँ तक आती है लाइट? क्रिटिकल एंगल तक आती है। हैं? अगर ये बल्ब रखा हुआ है, ये बल्ब है, ये बॉटम है, ये लिक्विड का बॉटम है, यहाँ पे बल्ब है, तो लाइट सीधी निकलेगी। तो क्रिटिकल एंगल कहाँ मिलेगा? अगर क्रिटिकल एंगल यहाँ मिला तो और फिर कहाँ मिलेगा? पूरे आर रेडियस के सर्किल में मिलेगा, नहीं मिलेगा? लाइट इधर को जाए या इधर को जाए या इधर को जाए या इधर को जाए क्रिटिकल एंगल पे। कोन जो है, कोन का जो सर्कुलर फेस होता है ना, तो सर्कुलर फेस के जो वो है सरकमफेरेंस, उस कॉर्नर पे एवरी पॉइंट एक ही तो एंगल बना रहा होगा ना, वो एंगल तो एक ही बनता है। ऐसी सिचुएशन होगी ना ऐसे। तो अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन कैसे हल होना है कि हमारे पास देखो बहुत आसान सी बात है कि लिक्विड को ड्रेन आउट करते चले जाएं, ड्रेन आउट करते चले जाएं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास, ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास, ये हमारा लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड की सरफेस है, ये हमारा जो है ये सर्कल ऑफ विजन कहलाता है। देखो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, मान लो यहाँ पे लाइट को हमने गिराया और ये एंगल जो है कि क्या, ये एंगल क्या बन जाए? क्रिटिकल एंगल बन जाए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा यहाँ? 90 डिग्री होगा ना, अगर ये क्रिटिकल एंगल बन गया है, होगा? कहो यार थोड़ा बड़ा बनाओ फिगर, नहीं दिख रहा हो तो। ये क्या लिखा मैंने? सी लिखा, बन गया ना। तो यही सेम सिचुएशन अगर ये इतनी डिस्टेंस पे, अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है ओ, तो ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इधर चला जाऊं तो यही सेम एंगल यहाँ भी तो बनेगा। बोलो, यही सेम एंगल यहाँ भी तो बनेगा, ये सी। यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो लाइट जो निकल के आएगी वो किससे निकल के आएगी? अगर ये कोई लेक है, लेक के बॉटम पे अगर ये बल्ब जल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट जो बाहर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? सिर्फ इतने सर्किल से बाहर निकलेगी। इसके बाद जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा? वो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। इस पॉइंट के बाद जब लाइट गिरेगी तो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी लाइट जो निकलेगी बाहर वो सिर्फ इसी सर्किल से ना निकलेगी ऐसे करके, हैं? तो ये जो सर्किल है वो क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ विजन कहलाता है। क्या कहलाता है ये सर्कल? इसे सर्कल ऑफ विजन भी कह सकते हो। इतने सर्कल में से जो लाइट बाहर निकलेगी वही आपको ये सोर्स को दिखाएगी। बात समझे? अगर इस सर्किल पे कोई ओपेक चीज रख दी जाए, ओपेक डिस्क रख दी जाए इसी रेडियस की, तो क्या होगा? ये छिप जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, आप तक एक भी रे नहीं पहुंचेगी। ये सारी रे ब्लॉक हो जाएंगी जो बाहर निकल के आ रही हैं, ये सारी रेस ब्लॉक हो जाएंगी जो बाहर निकल के आ रही हैं। अब आप तक कोई रे नहीं पहुंचेगी, ठीक है? तो ये ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ था। जब ऊपर तक लिक्विड होगा, जब यहाँ होगा लिक्विड, जरा खुद सोचो, जब यहाँ लिक्विड होगा, ब्लॉक रे तो यहाँ ब्लॉक हो रही है, रे तो यहाँ ब्लॉक हो रही है, इस पॉइंट पे रे ब्लॉक हो रही है। लेकिन ये वाला जो एंगल बनाएंगे रे, यहाँ पे ना क्रिटिकल एंगल बनाएंगे, ये वाला देखो, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। इसके नीचे जाएंगे, ये आगे को बढ़ेगा ना, हमने वो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो अगर हमने इतनी हाइट का लिक्विड हो तो उसके लिए ये रेडियस होनी चाहिए डिस्क की। अगर इतनी हाइट पे लिक्विड जाएगा तो सेम एंगल बनेगा, तब इतनी रेडियस का डिस्क ब्लॉक होगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी, किस मैक्सिमम हाइट पे ऐसा होगा, ठीक है? और क्या दी हुई है इसकी हमें? रेडियस हमें ये दिया हुआ आर, हमें ये आर दिया हुआ ना, हमें देखो ये आर दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ आर, मान लो ये आर दिया हुआ हमें, ये हमें आर दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है? हाइट, मान लो ये एच हमें निकालनी है, किस हाइट तक ऐसा होगा। अब आपसे यहाँ आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, उसने ये हाइट पूछी है, कहीं पे इस सर्कल का एरिया पूछता है, सर्कल ऑफ विजन ऑफ दिस एरिया, ये आर निकालना होता है, एच दिया हुआ होता है। तो ये एच दिया हुआ, आर निकाल के एरिया निकाल सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर करके।
वो एरिया जिससे लाइट बाहर निकल के आ रही है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, तो हमें एच निकालना है, तो एच को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये एंगल मेरा सी है तो देखो ये जेड बनना है ना, ये जेड, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला है, ये भी तो सी होगा। तो अब साइन सी क्या होगा बोलो? 1/μ होगा। और टेन सी क्या होगा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में? टेन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अरे टेन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? ये r/h। तो यहाँ से सी और सी निकाल के इक्वेट कराओ। कैसे निकालो? यहाँ से उठा के टेन सी ले लो पहले। यहाँ से टेन सी कैसे आएगा? देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये सी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये क्या हो गया? ये √1 μ² - 1 हो गया। ये पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ से टेन सी कितना हो गया? अरे यहाँ से टेन सी कितना हो गया? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 1/√μ² - 1 इज इक्वल टू r/h। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा h आ गया, वो हाइट जहाँ तक तुमने क्या करना है r इंटू μ² - 1। तो h r कितना है तुम्हारा? 1 क्या अपॉन 5/3 का स्क्वायर -1। ठीक है, 25 माइनस कितना हो गया? 25 - 9 कितना हो गया? 16/9। तो 16/9 कितना हो गया? 4/3। तो h कितना हो गया? 1.33 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर या 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ओपेक डिस्क लगा दी गई है, ओपेक डिस्क। यहाँ से लाइट बाहर नहीं निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? A ray of light incident on the horizontal surface of a glass slab at 70 degree just grazes the adjacent vertical surface। ग्रेजिंग समझते हो? ग्रेजिंग, लाइट का ग्रेज करना। जस्ट ग्रेजेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस। तो अगर ये हमारे पास ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये आपकी मान लो ग्लास स्लैब है, तो लाइट अगर इस सरफेस पे गिरी, हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे गिरेगी, तो इसका एडजेसेंट वर्टिकल कौन है? इस हॉरिजॉन्टल का एडजेसेंट वर्टिकल कौन है? ये या ये? ठीक है, तो इस पे गिर के मान लो इस पे ग्रेज कर गई। ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस इसे कहते हैं। ऐसे चली गई लाइट इस लाइन के अलॉन्ग। मेन सिचुएशन ये है कि लाइट इज इंसिडेंट कितने एंगल पे? एट 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के एंगल पे गिर के ग्रेज कर गई। ये 70 डिग्री का एंगल है, ग्रेजेस द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस। जब यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो ये ऐसे ग्रेज कर जाती है। ये इसका क्या मतलब है? अगर ये क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये है म्यू मस्ट सपोज इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। क्या निकालना है? कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक, तो यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, और कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ये जो है यहाँ पे लाइट किस एंगल पे गिर गई? क्रिटिकल एंगल पे गिर गई। लाइट ग्रेस तभी करेगी जब वो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी। ठीक है, ग्रेस करने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है कितना है? 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो आपको क्या बताना है? ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है और म्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा? हमारे पास दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन में दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार कहाँ? एक बार यहाँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है और सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है।
तो दोनों जगह पे स्नेल लॉ लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दैट्स ऑल। और कोई लॉ नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे स्नेल लॉ लगाएंगे, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाएंगे। यहाँ के लिए स्नेल लॉ हमें पता है क्या, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। स्नेल लॉ से तो आया हमारे पास ये रिलेशन, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाना है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं स्नेल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में साइन आई इज साइन 70 अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन 70 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या, आ रही है अपॉन जा रही है, नहीं उल्टा कर दिया आपने, जा रही है अपॉन आ रही है। सेकंड मीडियम, सेकंड ये है, इसके लिए इस रिफ्रैक्शन के लिए सेकंड मीडियम जा रही है अपॉन आ रही है। सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड इज म्यू एंड फर्स्ट इज 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। तो हमारे पास साइन आर जो है, यहाँ से देखो साइन आर क्या निकल के आया। अगर साइन आर की मैं बात करूं तो ये इधर हो जाएगा ना, तो साइन आर क्या निकल के आ गया, साइन 70 अपॉन म्यू, ये आ गया हमारा साइन आर, ठीक है। अब मैं इस आर को इस सी के टर्म में लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकता हूं, आर प्लस सी, ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा ना यहाँ, तो आर प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस सी। इस आर को एलिमिनेट करना है मुझे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस सी इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन म्यू। तो ये क्या आ गया जरा देखो तो सही, कॉस सी इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन म्यू, ये आया मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, ठीक है। नाउ साइन सी, ये तो मेरे पास कॉस सी आया। नाउ साइन सी इज इक्वल टू क्या, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है। ये मेरे पास आया साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। अब हमारे पास देखो यहाँ से दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये, इसमें c और म्यू दोनों हैं, तो c और म्यू तो हमें फाइंड करने हैं। अगर मैं tan c को क्या लिख सकता हूं, tan c को बोलो बच्चों, sin c अपॉन cos c लिख सकता हूं ना। sin c तो मेरे पास ये है जो कि कितना है, 1/μ है, और cos c मेरे पास ये है जो कि कितना है, sin 70 अपॉन म्यू है। तो म्यू 1/μ कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो tan c इज इक्वल टू, यहाँ से मेरा कितना आया, 1/sin 70 डिग्री, और sin 70 की वैल्यू देखो मैंने दी हुई है, कितनी है, 1/0.9397, ठीक है, जो कि क्या आएगा, 1 पॉइंट ये आएगा, देखो यहाँ से ये आएगा, ये आएगा ना 1 greater than 1 आएगा, तो ये आएगा, ये यहाँ से पता लग रहा है मुझे, डेटा से पता लग रहा है कि ये आएगा मेरा निकल के, कितना आएगा निकल के, tan c इज इक्वल टू 1.0642 आएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना इससे, तो इतना आएगा 1.0642, ठीक है। तो c कितना आ गया यहाँ से एंगल हमारा, 46 डिग्री 47 मिनट, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 46 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, c, म्यू, तो अब इसमें रख दो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin c विच इज इक्वल टू 1/sin 46 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। जो आपका आएगा 0.7288, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद
नहीं, ये आएगा आपका 1/0.7288 0.7288 आएगा। आंसर आएगा 1.372। तो म्यू इज इक्वल टू 1.372। देखो यहाँ पर आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो ये वैल्यूज इस तरीके की या तो वैल्यूज गिवन होंगी, या फिर आपको ऐसे वैल्यूज होंगी कि डायरेक्टली आप एंगल फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ग्रेजेस का मतलब ये हुआ, ये अलोंग द सरफेस चले जाना। हाँ, द बिग ग्रेजेस का मतलब होगा ये बात हो। ग्रेजिंग इंसिडेंस कहेगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अगर लाइट ऐसी ग्रेजिंग इंसिडेंस ले रही है, ये देखो, ये आप ये इंसिडेंट रे है, ये ग्रेज कर रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, कोई सा ही मीडियम 1 मान लो, ये मीडियम, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है ये बाउंड्री है। तो जब भी लाइट कहे कि लाइट ग्रेजिंग इंसिडेंस ले रही है, तो इसका मतलब अलोंग द बाउंड्री लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा दो। ग्रेज करती हुई रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, ग्रेज करती हुई इंसिडेंट भी हो सकती है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट के पाथ को अगर हम रिवर्स कर दें तो लाइट एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो कर जाती है जिस पाथ से वो आई है। लाइट के पाथ को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, तो लाइट अगर यहाँ गिरी क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे गिरी तो कितने एंगल पे निकली? 90 डिग्री के एंगल पे निकली, यानी ग्रेस करती हुई बाहर निकली। अगर ग्रेस करती हुई गिरेगी तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। कौन से वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी? ये रे किस मीडियम में बेंड होगी? अगर ये ग्रेस करती हुई, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, लाइट ग्रेस करती हुई गिरे तो किस मीडियम में रिफ्रैक्ट, क्या ऐसे रिफ्रैक्ट होगी? आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्या ऐसा होगा या ऐसा होगा? ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। आपके पास दो चॉइसेस दी मैंने। यहाँ देखो, ये लाइट ग्रेस करती हुई इंसिडेंट एट द बाउंड्री, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे सेकंड सिचुएशन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो विच वन इज करेक्ट, दिस वन और दिस वन? ऊपर वाला नीचे वाला? सेकंड। क्यों सेकंड? क्यों राशिदा? कौन सा सही है? आयशा कौन सा सही है? हाँ? किसमें? मीडियम तो दोनों में चेंज हो रहा है। हाँ? सेकंड क्यों? ले के पाथ को अगर रिवर्स करोगे, ये किस एंगल पे निकले, किस एंगल पे जाएगी? हैं? अगर डेंसर से रेयर जा रही है और क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कौन से मीडियम में होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री? रेयर मीडियम में होगा। ये रेयर मीडियम है। इसके पाथ को अगर रिवर्स कर दूं, लाइट अगर ऐसे आई तो कौन से मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी? डेंसर में रिफ्रैक्ट होगी ऑलवेज। जब भी लाइट अलोंग द बाउंड्री गिरेगी तो रिफ्रैक्ट होगी डेंसर मीडियम में। किस एंगल पे? क्रिटिकल एंगल पे। ठीक है, तो ये ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तो ये बनेगा एंगल, तो ये सही है। जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस लेगी, तो डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है नहीं? तो क्या यहां पे साइन सी इज इक्वल टू 1/μ लगा सकते हैं? ये लाइट ऐसे जाए तभी लगा सकते हैं? ये साइन सी इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा क्या कुछ? बोलो।
लाइट उलट गई तो वो भी उलट जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, उससे कोई मतलब नहीं, वो कैसे उलट जाएगा? लाइट जाए या ना जाए, मीडियम का इंडेक्स तो 1/μ ही होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, ऐसे जाए या वैसे जाए, वो डिस्टेंस लगाओगे वही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ TIR में क्या है बच्चों? अगर देख लें जल्दी से, एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है सबसे पहला एप्लीकेशन इसका? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का 2.42, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस सबसे कम क्रिटिकल एंगल, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो है 24.4 डिग्री। तो डायमंड की कटिंग इस तरीके से करते हैं कि जब लाइट उसमें एंटर करती है तो फ्यू फेसेस से ही बाहर निकलती है, बाकी लाइट अंदर ही अंदर ट्रैप रहती है, कुछ एक आध दो फेसेस से इमर्ज आउट करके बाहर निकल रही होती है। तो जब उस डायरेक्शन में डायमंड को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? स्पार्कल करता हुआ दिखता है। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बस इतना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई आता नहीं है, लेकिन हमें एप्लीकेशन है तो सारा एप्लीकेशन देख लेना। दूसरा क्या है? मिराज, बचपन से पढ़ रहे हो। तीसरा क्या है? हैं? सर अगर डायमंड शेप में ना कटे तो स्पार्क नहीं करेगा। अच्छा, कटिंग के पैसे होते हैं डायमंड के। डायमंड का जो पैसा है वो कटिंग का पैसा है। नहीं सर, वैसे वो डायमंड ही नहीं, मतलब वो कटिंग नहीं नहीं करेगा, उस तरीके का नहीं करेगा, करेगा लेकिन उस तरीके का नहीं करेगा। फेसेस के पैसे होते हैं, कटिंग के पैसे होते हैं। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज और हैं लाइट अलोंग ऑप्टिकल फाइबर। हैं मिराज नहीं जानते हो? मिराज का मतलब है इल्यूजन, धोखा, आंखों का धोखा। ठीक है, आप हाईवे पे अगर बहुत गर्मी में, जून की गर्मी में हाईवे पे जा रहे हैं, तो आप बस में बैठे जा रहे हैं हाईवे पे लॉन्ग जर्नी में, तो हाईवे पे देखेंगे रोड के ऊपर आपको दूर से देखेंगे पानी दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी है, लगता है ऐसा। हाईवे पे कभी गई नहीं है? तो अगर सामने कोई व्हीकल जा रहा है तो उसकी इमेज बनती है, रोड में इमेज बनती है। ठीक है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो किस वजह से होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, उसे मिराज कहते हैं। या आप डेजर्ट में हैं, डेजर्ट में भी ऐसा होता है। ठीक है, डेजर्ट में आप हैं, वो आता है नहीं, क्या है वो, बियर ग्रिल, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी पे अक्सर वो सारा डेजर्ट का जो है बार बार रिपीट होता है प्रोग्राम। तो उसमें देखिएगा, उसमें मिराज दिखाया गया है, कई मरतबा उसने मिराज दिखाया गया है। कैमरामैन जब उसको सारा डेजर्ट में उसको लेके चल रहा होता है गर्मी में, तो वहाँ जनरली ये मिराज पाया जाता है हॉट प्लेसेस पे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो डेजर्ट में क्या होता है कि आप दूर से देखोगे, आप पहाड़ी आप देखोगे या कोई पेड़ खड़ा हुआ देखोगे, तो उसकी इमेज बनती है रेत के अंदर, ऐसे इमेज बनती है जैसे कि पानी में बन रही हो, पॉन्ड में जैसे इमेज बनती है। ऐसा लगता है कि एक पेड़ जो है पॉन्ड के किनारे खड़ा है, उसके नीचे पानी है और उसमें उसकी इमेज बन रही है। रेत में ऐसे इमेज बनती है। किस वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जो सरफेस है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ज़मीन का, रेत का टेम्परेचर, जिसकी वजह से नीचे एयर की डेंसिटी कम होती है। सरफेस से ऊपर चढ़ते हैं तो एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है वेरिएशन आता है, लार्ज वेरिएशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, तो जब लाइट चलती है तो लाइट ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आपका रेत है, यहाँ पे आपका ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है, मान लो
ठीक है। तो लाइट जब इससे चलती है तो ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाती है राइट। ये लेयर्स हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इस लेयर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर लाइट को रिसीव करता है तो इसकी इमेज उसे यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। इमेज जब बना, समझ रहे नहीं, ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली इमेज बनती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ इसके जड़ में पानी है, इसे मिराज कहते हैं। ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये नहीं आती चीज़ें, बस आपको याद रखना वर्ड कि इसके पीछे जो फिनोमिनन है वो कौन है, TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। बस इतना याद करना है। आपके यहाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइट अलोंग ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल ऑन द फिनोमिनन ऑफ TIR। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रैवल करती है ऑन द फिनोमिनन ऑफ TIR। किस लिए इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, कोई बता सकता है? सबमरीन में किस लिए होता है इस्तेमाल भाई? सब देखने के लिए, बाहर देखने के लिए। ना वो तो पेरिस्कोप होता है। इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में। आपके पास जो इंटरनेट आता है, हाई स्पीड इंटरनेट, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, 100 Gbps स्पीड चाहिए, तो फिर क्या चाहिए आपको, ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि लार्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, ऐसे समझें जैसे ये कॉपर का वायर है, इसमें क्या ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही ये वायर होता है, ग्लास का बना होता है, जिसमें क्या ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, इन लाइट क्या कैरी करके जाती है, इंफॉर्मेशन कैरी करके जाती है। आजकल अभी तो हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन पहुंचता है वो कॉपर केबल के थ्रू पहुंचता है, लेकिन अब सोसाइटीज़ में फाइबर को ले डाउन किया जाने लगा है। दिल्ली में कई जगह फाइबर ले डाउन किए गए हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड, हाई डेटा स्पीड को सपोर्ट करता है। ठीक है, हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में इसका इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है हमें एक जगह से दूसरी जगह, तो फाइबर का यूज़ होता है। तो इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल करने के लिए कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर का एक आइडिया अगर हम लें तो ऐसे ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, और इसके बाहर कवरिंग होती है। ये ग्लास है, इसके बाहर कवरिंग है किसी और मटेरियल की। दो मटेरियल, हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कितने मटेरियल चाहिए, दो चाहिए ना। ठीक है, ये ऐसे बना होता है। ठीक है, ये कहलाती है इसकी, ये मान लो ये होती है कोर। ये क्या होती है, कोर। और ये होती है क्लैडिंग, आउटर कवरिंग, आउटर। दो मटेरियल हो गए, ये कोर, ये क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो μ2 बड़ा होता है किस, सॉरी μ1 ग्रेटर होता है किससे, μ2 से। ठीक है, लाइट को यहाँ से एंटर कराते हैं, यहाँ से, ये या लाइट को यहाँ से एंटर कराते हैं, थीटा डिग्री के एंगल पे एंट्री कराई लाइट को। लाइट को जब ये एंगल ऐसे रखते हैं कि जब लाइट यहाँ से एंटर करेगी तो ये एयर है, ये ग्लास है, कोई मटेरियल है, तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर। तो क्या होगा, बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने के बाद जब यहाँ गिरे तो यहाँ पे एंगल कितना मिलना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि लाइट ये वाला मीडियम डेंसर है, ये वाला मीडियम ये क्लैडिंग है। देखो क्लैडिंग है और ये कोर है, दिख रहा है आपको कोर। तो यहाँ पर अगर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होगा, लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का, यहां देखें, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये थीटा एंगल पे गिरी और लाइट यहां अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे गिर गई
तो क्या होगा, अगर ये मेरा ये एंगल जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो क्या होगा बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हो गया। अब जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो ये जितना एंगल है वही एंगल ये है। क्यों है, क्यों है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल जो कि हो गया ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, तो ये एंगल सेम, तो और ये एंगल ये भी वही z बन रहा है। देखो ये z बन रहा है, z में एंगल सेम होते हैं, तो ये भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। एक बार लाइट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे गिर गई इस इंटरफेस पे, ठीक है, तो सारे इंटरफेस पे जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही बनेगा। तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी, वापस क्लाइडिंग में नहीं आएगी लाइट कभी भी। ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेते हुए अलोंग द फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है कि लाइट अलोंग ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल ऑन द फिनोमिनन ऑफ TIR। तो ये थीटा एंगल पूछता है कि ये मैक्सिमम थीटा एंगल बताओ जिस एंगल के लिए लाइट जो है इस क्लैडिंग में बाहर ना निकले, लाइट का लॉस ना हो। अगर लाइट यहाँ क्लैडिंग में बाहर निकल आई तो फिर यहाँ बाहर चली जाएगी, सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो हमें ये मैक्सिमम थीटा बताना होता है। ठीक है, इस थीटा पे डिपेंड करता है किस एंगल पे गिराएंगे। वो कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है मुझे, कहां से निकलेगा ये थीटा, कैसे निकलेगा, इस पे लिमिटिंग लगा के। ये थीटा एटमोस्ट इतना होना चाहिए जब लाइट यहां पहुंचे तो ये एंगल कितना बने, क्रिटिकल एंगल बने, या क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर बने। समझ में आया। तो लाइट जो होगी ऐसे ग्रेजिंग इमर्जेंस ले जाएगी। ठीक है, इस C की वैल्यू लेके यहां थीटा निकालेंगे हम। ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा R। तो जैसे अभी हमने किया, अगर आप ध्यान दें, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाइट को गिराया था और दूसरे वर्टिकल सरफेस पे ग्रेस कर गई थी। ये वही सिचुएशन है, इस फाइबर को खड़ा कर दो, ऐसे वर्टिकल कर दो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गई, ये वर्टिकल एडजेसेंट वर्टिकल हो गई। इस पे गिर के इस पे ग्रेस कर रही है। जैसे वो एनालिसिस हुआ है वैसे ही थीटा निकल के आएगा एग्जैक्टली। ये थीटा आप निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम थीटा एंगल जिस पे लाइट गिरेगी निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाओ मुझे, थीटा निकाल के दिखाओ। R इसका μ1 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, μ2 इसका μ1, μ2 C के टर्म में निकलना चाहिए। μ1 μ2 के टर्म में निकलना चाहिए थीटा, μ1 μ2 के टर्म में, C के टर्म में भी नहीं, μ1 μ2 के टर्म में निकलना चाहिए। हम इस थीटा को निकाल सकते हैं कि इस थीटा कितने थीटा एंगल पे मैक्सिमम थीटा एंगल निकाल सकते हैं फॉर विच लाइट अलोंग ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल कर जाए। अगर ये R है तो ये एंगल कितना होगा मेरा 90 माइनस R होगा। ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस R होगा ना। अरे यार लिखने की जगह, ये जो होगा ये 90 माइनस R होगा। ठीक है, समझ गए ना। ये एंगल मेरा 90 माइनस R है। तो ये जो 90 माइनस R एंगल है मेरा, ये जो मेरा 90 माइनस R है एंगल, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। लाइट के ऑप्टिकल फाइबर के अलोंग ट्रैवल करने के लिए ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, वरना लाइट क्लैडिंग में चली आएगी और क्लैडिंग से आके यहाँ हवा में जाके लॉस कर जाएगी। ठीक है, तो ये 90 माइनस R क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है,
किस एंगल पे गिराना है हमने लाइट को? लाइट को हम कहाँ गिरा सकते हैं? इस इंटरफेस पे यहाँ गिरा सकते हैं। ये डिसाइड करेगा कि ये कितना होगा एंगल। ठीक है, बाहर से ना लाइट एंटर कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन सी। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन क्या? साइन सी। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या होगा? इज ग्रेटर देन साइन सी। कॉस आर इज ग्रेटर देन साइन सी। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई म्यू, ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। ठीक है ना। यहां पे स्नेल लॉ लगा दूं, देखो यहां पे स्नेल लॉ लगा रहा हूं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगाओ, क्या आएगा स्नेल लॉ? साइन थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन थीटा अपॉन साइन आर, साइन थीटा अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जा रही है अपॉन आ रही है। सेकेंड मीडियम कौन है? कोर म्यू1, और फर्स्ट कौन है? एयर 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो म्यू1 अपॉन 1। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये। अच्छा एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गई। साइन सी जो है क्या है? म्यू है ना, और म्यू कितना है यहाँ? म्यू कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ठीक है, यानी क्या? म्यू1 डेंसर है ना, म्यू1 अपॉन म्यू2। अपॉन में म्यू2 करोगे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, म्यू2 अपॉन म्यू1। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया? म्यू1 साइन आर। ठीक है, और साइन आर को क्या लिख सकते हो? अंडरवुड 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। ठीक है, कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू जब यहां से ये डालोगे, ये ग्रेटर वाला केस, तो ये आपको साइन थीटा मैक्स मिल जाएगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहां से मिल जाएगी। कॉस आर इतना निकाल रखा ना आपने, ये कितनी आ गई? अंडरवुड 1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से देखो एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, और म्यू1 क्या हो जाएगा? यहाँ कैंसिल। तो साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू जो है कितना आ गया? अंडरवुड म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। म्यू1 किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कोर का। म्यू2 किसका इंडेक्स है? क्लैडिंग का। म्यू1 किसका है? कोर का। म्यू2 किसका है? क्लैडिंग का। तो साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर माइनस अंडरवुड म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो साइन थीटा मैक्स है ये कहलाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? न्यूमेरिकल अपर्चर। ये साइन थीटा मैक्स जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। अगर आपसे न्यूमेरिकल अपर्चर पूछे तो आपको ये निकाल लेना, अंडरवुड म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है, 41.8 डिग्री। तो ग्लास का जो प्रिज्म है जिसका एंगल कितना? 45 डिग्री एंगल प्रिज्म। ठीक है, इस प्रिज्म पे किसी भी फेस पे लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट कराएं, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 डिग्री। नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट को इंसिडेंस कराएं
तो प्रिज्म के अंदर किसी फेस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो एंगल वहाँ बनता है ऑलवेज कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेती है। अगर किसी भी फेस पे आप लाइट को नॉर्मल इंसिडेंट कराओगे दोगे, 45 वाले फेस पे, 90 वाले फेस पे, किसी भी फेस पे नॉर्मल इंसिडेंट कराओगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा है टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री। अगर हमने टू डेविएट अ रे थ्रू क्या, लाइट को हमने डेविएट कराना है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ध्यान से सुनो बच्चों, देखो जरा, साइड बराबर सी लग रही, नहीं लग रही ना? अब लग रही हैं। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। ये कितना एंगल है, 45 डिग्री। लाइट अगर इस फेस पे नॉर्मली गिरेगी, इस फेस पे नॉर्मली गिरेगी, ऐसे अगर इंसिडेंट करा दिया जाए लाइट को, ठीक है, कहां से, इस ऑब्जेक्ट से लाइट, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए सीधी निकल जाएगी ना यहां से। तो यहां पे जब इस फेस पे लाइट पहुंचेगी तो ये कितने एंगल पे पहुंचेगी, ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पे। यहां से गिराओगे नॉर्मली तो अगेन 45 पे पहुंचेगी, यहां से गिराया जाए तो अगेन इस फेस पे 45 डिग्री के एंगल पहुंचेगी। नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे किसी भी फेस पे तो डायरेक्ट पास करके जो नेक्स्ट फेस मिलेगा उस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगी। जब 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है, तो क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा लाइट का, देखो ये, तभी ना ये एंगल बनेगा, ये 45, तो ये 45, ये 90, ये 45, तब ये भी 45। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री के एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। प्रिज्म को ऐसे कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं प्रिज्म को ऐसे, हाँ पेरिस्कोप में। कहाँ यूज करते हैं, पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप जानते हैं? तो देखो ये कहाँ से आई लाइट, ए से, तो ये ए डैश, ये आपका इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है ए डैश, और ये बी डैश। ठीक है, पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है, पेरिस्कोप होता होगा कहीं, सबमरीन में यूज होता है। सबमरीन कहाँ होती है, पानी के अंदर। तो पानी के बाहर का देखना है तो पेरिस्कोप निकाल के बाहर को, वहाँ नीचे से लाइट आती है, उसमें ऐसे 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 ट्यूब होती है, ठीक है, और यहाँ से खुली रहती है, यहाँ पे लाइट टकराई, पानी से बाहर निकली हुई है, लाइट टकराई, टकराने के बाद 90 डिग्री पे बेंड हो गई, यहाँ पे आँख आई लगाई हुई है पनडुब्बी में नीचे अंदर, वहाँ से दिख जाता है बाहर का। 90 डिग्री के पे एंगल को बेंड करा के देखते हैं। अल्टीमेटली लाइट ही ना व्यू कराती है, तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को 90 डिग्री के एंगल में बेंड करा दिया जाता है। तो ये पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 एप्लीकेशन है, देख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। To invert an image, to invert an image through by deviation of ray through 180 degree, by deviation of ray through
180 डिग्री। इमेज को इन्वर्ट करवाना है, टू इन्वर्ट एन इमेज बाय डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, ये ऐसा कब होगा? जब आप बेस पे गिराओगे, जब आप ऐसे बेस पे गिराओगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखो ये ए बी ऑब्जेक्ट है। ए से गई है तो ये बनेगा ए डैश। इन इमेज इन्वर्ट हो गई, रे को 180 डिग्री पे डेविएट कराया, ये टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो रे इमेज इन्वर्ट हो रही है, बट कैसे? रे डेविएट करके। रे ये इंसिडेंट रे है, ये फाइनल इमर्जेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में कितना है डेविएशन? 180 डिग्री। तो रे को बिना डेविएट किए ऐसे रे गिरेगी तो प्रिज्म से कैसे बाहर निकले? ऐसे ही निकले, बिना रे को डेविएट किए। हमने क्या करना है? इमेज को इन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? यही प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ये सेम प्रिज्म। जगह है उधर, दिखेगा, दिख ही जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये यहां जो रे रिफ्रैक्ट होगी ना, इस फेस पे रिफ्रैक्ट, कितने एंगल पे गिरी है रे? ये एंगल कितना है? 45। तो देखो Z बन रहा है, तो कितने एंगल पे गिरी? कितने एंगल पे गिरी? यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पे नॉर्मल खींच दूं, ये नॉर्मल है ना, देखो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना है? 45। तो ये कितना है? 45। तो कितने एंगल पे गिरी? 45 एंगल पे गिरी। तो कितने पर रिफ्रैक्ट होगी? 45 पर रिफ्रैक्ट होगी। तो 45 पर रिफ्रैक्ट कैसे होगी? देखो इसके पैरेलल जाएगी, जब इसके पैरेलल, ये पैरेलल जाएगी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये सेम एंगल है ना, ये 45 है, तो इसके पैरेलल गिराना है। ये जो सामने वाला फेस है इसके पैरेलल गिरेगी ऐसे करके, ये 45 ऐसे बनेगा एंगल। ठीक है, फिर रे इन्वर्ट हो गई विदाउट डेविएशन। ऐसे रे देखो, ऐसे रे कैसे चल रही थी? ऐसे चल रही थी ना। अब प्रिज्म से जब बाहर निकली तो कैसी है रे? वैसे ही है ये रे सेम वही रे, देखो वही ऐसे ना रे, पैरेलल बीम मिली, बस क्या हुआ? इमेज इन्वर्ट हो गई। रे में डेविएशन नहीं हुआ। तो डेविएशन, विदाउट डेविएशन, इमेज को इन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ, रे को डेविएट किए बगैर, यहाँ पे रे को डेविएट करके इमेज को इन्वर्ट कर रहे हैं।
यूज करते हैं, यूज इन बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, एंड प्रोजेक्शन लैंटर्न्स।